अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 और ये पहला लेक्चर है बायोलॉजी के इस चैप्टर का। बेसिकली फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि सेल होता क्या है, व्हाट इज़ अ सेल। सेल जो है बिल्डिंग ब्लॉक होता है लाइफ का, और सेल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिससे पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। फिर ऑर्गेनिज्म की फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम यूनिसेल्युलर या सिंगल सेल्ड कहते हैं, और दूसरी टाइप को हम मल्टी सेल्युलर कहते हैं। जो यूनिसेल्युलर होते हैं उनके अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है कि जो पूरा ऑर्गेनिज्म होता है, और वो ही सारे जो है फंक्शंस परफॉर्म करता है, लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ खुद ही परफॉर्म करता है। और जो मल्टी सेल्युलर होते हैं उनके अंदर मल्टीपल सेल्स होते हैं, मोर देन वन सेल होते हैं, और वो मिलकर जो है फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्म करते हैं, जिससे फिर एक ऑर्गेनिज्म बनता है। फिर यूनिसेल्युलर या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की 3 एग्जांपल्स हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। वो सारे सिंगल सेल्ड ही होते हैं और वो अकेले ही जो है फंक्शन सारे परफॉर्म करते हैं लाइफ के। जबकि मल्टी सेल्युलर जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिस तरह के प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस। फिर इनका कंपैरिजन आ जाता है यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर का। चलें इसे रीड आउट कर लेते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, दीज ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ वन सेल। वही जो मैंने अभी आप लोगों को पहले बताया कि इनके अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है जो कि सब कुछ परफॉर्म करता है इंडिपेंडेंटली। फिर दीज आर सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सिंपल होते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स वगैरह कॉम्प्लेक्सिटी इनके अंदर नहीं होती, सिंप्लिसिटी होती है। और इनका जो किंगडम होता है ये किंगडम प्रोटिस्टा के बिलोंग किंगडम प्रोटिस्टा को बिलोंग करते हैं। इनकी एग्जांपल्स वही जो मैंने अभी आपको पहले बताई, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। अभी इनके आगे फिगर्स भी आपको दिखाऊंगी। फिर मल्टी सेल्युलर जो होते हैं उनके अंदर मल्टीपल सेल्स होते हैं, मतलब कि ज़्यादा सेल्स होते हैं, मोर देन वन। ये जो सेल्स होते हैं ये एक साथ एक दूसरे की मदद से जो है स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। फिर ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मल्टी सेल्युलर, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, यहाँ कम्प्लेक्सिटी होती है। और ये जो है इन प्लांटे, फंगी और एनिमलिया किंगडम तीनों में बिलोंग करते हैं। इनके एग्जांपल्स ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल्स हैं। अब आगे हम इनकी फिगर्स देखते हैं ताकि हमें और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। देखिए, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, मल्टी सेल्युलर जो होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं। जो प्रोकैरियोट्स या यूनिसेल्युलर होते हैं वो देखें लिखा हुआ है कि सिंगल सेल्स मैनेज ऑल एक्टिविटीज। वो एक ही सेल है जो जिसमें रिप्रोडक्शन भी करनी है, रेस्पिरेशन भी करनी है, और लाइक हर किस्म का जो है ना उसमें फंक्शन परफॉर्म करना है। जबकि मल्टी सेल्युलर जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स से मतलब लाइक एक सेल नहीं होता, उसके अंदर मल्टीपल सेल्स होते हैं और हर सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं जो कि फिर जाके एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। देन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो कि मैंने आपको दिखाया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, तो उनकी जो है फिगर्स भी गिवन है। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये जो है ये यूग्लिना है, तो देखें ये एक सिंगल सेल ही है, एक ही सेल है, ये चीज़ एक ही सेल है और इसमें सारे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। फिर ये है पैरामीशियम। पैरामीशियम भी देखें सिंगल सेल है, ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म है और ये सिंगल सेल है, एक ही सेल है जो वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा। और ये अमीबा है। ठीक हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ये देखें प्लांट्स आ गए और ये एनिमल्स आ गए। प्लांट्स में देखें ये जो है सेल्स होते हैं, इस तरह के बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि मिलकर ये पूरा एक प्लांट बनाते हैं। और एनिमल के अंदर इस तरह के बहुत सारे सेल्स होते हैं जो मिलकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म एनिमल बनाते हैं। आगे हम सेल के फंक्शंस की बात करते हैं कि सेल के क्या क्या फंक्शंस हैं। पहले हम लोगों ने देख लिया कि सेल बेसिकली होता क्या है, उसकी क्या टाइप्स हैं, फर्दर डिविजन्स क्या हैं। अब हम उसके फंक्शंस की तरफ आ जाते हैं।
तो सेल जो है दो तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है। उसके एक होते हैं स्ट्रक्चरल होते हैं और दूसरे होते हैं फंक्शनल यूनिट्स। जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं इसको हम रीड आउट कर लेते हैं। व्हेन सेल्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट्स इट मीन्स दे आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट मेक अप द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि सेल जो है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो ये वही बात डिफाइन की जा रही है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट का ये मतलब है। फिर आते हैं फंक्शनल यूनिट। तो फंक्शनल यूनिट का मतलब इट मीन्स दैट सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट within all organisms that carry out the essential biological functions necessary for life. Functional unit का मतलब है कि ये सेल एक ऐसा यूनिट है कि जो सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करता है जो कि लाइफ के लिए नेसेसरी हैं। Then cells perform a wide range of functions necessary for life. Their shapes and size often indicate their specific functions. इनकी जो शेप और साइज होता है वो इनके फंक्शन से ही रिलेट करता है कि लाइक जिस तरह का इनका फंक्शन होगा वैसे ही उसी के हिसाब से इनकी शेप और साइज होगा। नेक्स्ट, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ शोन बाय सेल्स। अब सेल्स की पहले हम लोगों ने बात की कि व्हाट इज अ सेल, देन आया कि सेल के फंक्शंस, नाउ सेल प्रॉपर्टीज। तो सेल की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो है मूवमेंट। मूवमेंट, सेल हैव मूवमेंट। मूवमेंट कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल। दो तरह की मूवमेंट करता है सेल, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मूवमेंट वो होती है कि जो सेल जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो होगी एक्सटर्नल मूवमेंट। फिर आती है इंटरनल मूवमेंट। इंटरनल मूवमेंट उस मूवमेंट को हम रिफर करते हैं कि जो सब्सटेंसेस की मूवमेंट है विद इन द सेल, मतलब कि ये बाहर से एक्सटर्नली नहीं हो रही होती, इंटरनली विद इन द सेल पर ये मूवमेंट हो रही होती है। सेकेंडली आ जाती है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है, it is a process of oxidation of complex organic substances that release energy in the form of ATP. रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस को हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस। तो हम लोगों को पता होगा कि रेस्पिरेशन होती क्या है। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस कि जिसके अंदर जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनको ब्रेक डाउन किया जाता है, जिनकी जो फिर एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और इस इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इस प्रोसेस में हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब जो है एटीपी प्रोड्यूस होता है। सेल्स यूज दिस एनर्जी, जो प्रोडक्शन होगी एनर्जी की एटीपी की फॉर्म में, इसको सेल फिर यूज करेंगे अपने सेल्यूलर प्रोसेसेस के लिए, सच एज मूवमेंट, ग्रोथ एंड रिपेयर। इट मे बी एरोबिक और एनएरोबिक। ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं पहले 9-10 में, बट ये एक ओवरव्यू है कि हम लोगों को पता है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन सी होती है। इसकी रेस्पिरेशन की फिर फर्दर टाइप्स हैं, उनको भी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। हम जनरल जो है रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जो एक ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एटीपी और एनर्जी। देन थर्डली आ जाते हैं होम्योस्टेसिस। It is the ability to maintain a stable internal environment despite changes in external conditions called homeostasis. ये कैसे एबिलिटी है कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट है हमारी बॉडी का, उसको जो है मेंटेन्ड रखती है। लाइक अगर बाहर कोई कंडीशंस में चेंजेस आ रही हैं तो वो इंटरनली इफेक्ट ना करें। जिस तरह सर्दी होती है तो हमारी बॉडी जो है वो हीट रिलीज करती है ताकि हमारी बॉडी गर्म रहे। को लाइक जिस तरह फिनोमिनन होता है कि हमें सर्दी लगती है, तो फिर उस तरह हमारी बॉडी जो है हीट प्रोड्यूस करती है एनर्जी कंज्यूम करके, ताकि जो है हमारी बॉडी गर्म रहे, इंटरनली उसको कोई इफेक्ट ना आए बाहर के एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से। Secondly, it allows cells to function effectively and efficiently despite changes in the external environment. और इसी तरह वो फिर होम्योस्टेसिस के थ्रू जो सेल है वो अपना फंक्शन उतना ही इफेक्टिवली परफॉर्म करता है और एफिशिएंटली जितना उसे करना चाहिए, कोई उसमें जो है रुकावट वगैरह हिंड्रेंस नहीं होती। देन इट इंश्योर्स द ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल। ये एक ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल भी जो है उसको इंश्योर करता है कि ताकि ऑर्गेनिज्म जो है मर ना जाए, वो सर्वाइव करे।
ऑस्मोरेगुलेशन एंड थर्मोरेगुलेशन एग्जांपल्स हैं होम्योस्टेसिस की, 2 एग्जांपल्स गिवन हैं इधर होम्योस्टेसिस की। देन फर्दर हम बात करते हैं ग्रोथ की। सेल्स इंक्रीज इन साइज एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स। ग्रोथ बेसिकली होता क्या है कि एक सेल का अपने आगे जो है ग्रो करके साइज में और सेल्स में डिवाइड होना, ये बेसिकली ग्रोथ कहलाता है। और ये जो है cells increase in size and produce new cells. This process is called growth. This results in an organism's growth. जब वो प्रोड्यूस करेगा, आगे फर्दर सेल्स में डिवाइड करेगा, अपना साइज इंक्रीज करेगा, तो इसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है। आगे जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन से भी हम फेमिलियर हैं, लेकिन हम इसको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सेल्स कैन रिप्रोड्यूस either sexually or asexually. Sexual reproduction takes place with genetic material from two parent cells. रिप्रोडक्शन क्या होती है कि दो तरह की रिप्रोडक्शन होती हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एक होती है सेक्सुअल, दूसरी होती है एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो दो पेरेंट सेल्स का होता है, और एक सेक्सुअल में एक ही पेरेंट सेल से वो एक ही पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड करता है दो आगे जो है ऑफस्प्रिंग्स में, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। और ये दिस प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्पीशीज ग्रोथ, रिपेयर एंड कंटिन्यूएशन। ये जो प्रोसेस है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है स्पीशी की ग्रोथ में, उसके रिपेयर में और उसकी कंटिन्यूटी में। आगे आता है एक्सक्रीशन। The process of removing waste products produced by and accumulated in cells during metabolic processes is called excretion. Excretion एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो रिमूवल, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं उनके रिमूवल होता है। और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं ये बेसिकली मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की वजह से जो है वेस्ट मटेरियल्स ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं सेल्स में, तो जो ड्यूरिंग एक्सक्रीशन इस प्रोसेस के थ्रू उनको हम रिमूव कर देते हैं अपनी बॉडी में से या सेल में से। The chemical reactions that occur within a living organism to maintain life are called metabolic reactions. अभी हमने इधर बोला कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम रिमूव करते हैं, उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो ये बेसिकली मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते क्या हैं उसको डिफाइन कर रहे हैं कि द केमिकल रिएक्शन, ऐसे केमिकल रिएक्शन जो दैट अकर्स विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अकर करता है ताकि उसकी जो लाइफ है वो मेंटेन रहे, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। एंड द रिमूवल ऑफ वेस्ट from metabolic process is necessary for maintaining cellular health and functions. और ये जो metabolic process है ये बहुत ज़रूरी होता है एक सेल की हेल्थ को और फंक्शंस को मेंटेन रखने के लिए। Thirdly फिर आता है न्यूट्रिशन। Nutrition, it is the intake and processing of materials and gases from the environment. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग इनटेक करते हैं मटेरियल्स और गैसेस का एनवायरनमेंट में से। एंड न्यूट्रिशन इज रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। इसका जो है न्यूट्रिशन ये क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है ताकि एनर्जी की प्रोडक्शन हो, सेल की ग्रोथ हो और हर चीज़ एक जगह मेंटेन रहे। अब आगे